Good morning students. In the last video we did types of crystalline solids. Okay, now we are going to do lattice. Okay, so what is lattice? Lattice is regular arrangement of constituent particles in 3 dimension. Okay, 3 dimension में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होना क्या कहलाता है? लैटिस. क्लियर है? इन अदर वर्ड्स रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस. पॉइंट मीन्स कोई भी आयंस हो सकता है, कोई भी एटम, मॉलिक्यूल्स, ओके, कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है, उसका रेगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाता है? लैटिस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ कोई भी पार्टिकल्स ले लिए, पॉइंट्स ले लिए, आप इनका एक रेगुलर अरेंजमेंट किस तरह से करेंगे? पहले एक एटम, फिर एक डेफिनेट डिस्टेंस पे दूसरा एटम, ऐसे एक पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे. फिर 2 एटम्स या 2 पार्टिकल्स के बीच में एक एटम को अरेंज करेंगे, फिर 2 के बीच में एक को अरेंज करेंगे. ओके, इस तरह से दूसरी लाइन कंप्लीट करेंगे. फिर ये 2 के बीच में एक, ओके, ये 2 के बीच में एक, ऐसे तीसरी लाइन कंप्लीट करेंगे. ओके, फिर 2 के बीच में एक, ओके, 2 के बीच में एक, इस तरह से 4th लाइन आप कंप्लीट करेंगे. इस तरह से और भी लाइन अरेंज हो सकती हैं. तो एक तरह से ये क्या है? किसी भी पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? लैटिस. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट सेल. ओके, सो व्हाट इज यूनिट सेल? The smallest 3D units which can form lattice after repetition. Means जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट 3D यूनिट्स होती है, जिसके बार बार रिपीट होने से क्या फॉर्म होता है? लैटिस. उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल. फॉर एग्जाम्पल, आपने जो ये लैटिस फॉर्म किया था, उसमें आप इन जो पार्टिकल्स हैं इनको ज्वाइंट करके आप देखेंगे कि छोटी छोटी यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स को या कोई भी यूनिट्स ले लेते हैं, यूनिट सेल ले लेते हैं, उनको बार बार हम रिपीट करते जाएंगे तो एक लैटिस का फॉर्मेशन हो जाएगा. इसको और आप और भी इसे ऐसे फॉर्म कर सकते हैं. नीचे से भी ऐसे ज्वाइंट कर लीजिए, और इधर यहाँ से, इधर यहाँ से. तो ये बार बार जो यूनिट सेल हैं, ये बार बार रिपीट होकर एक क्या फॉर्म कर रहे हैं? लैटिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं. और एक सिंगल सेल को क्या कहेंगे? यूनिट सेल. ओके, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे जो बिल्डिंग्स बनते हैं, घर बनते हैं, तो वो किससे मिलकर बनते हैं? ब्रिक्स से मिलकर बनते हैं. तो जो ब्रिक्स है वो एक तरह से क्या है? यूनिट सेल. उनको बार बार हम ज्वाइंट करते हैं तो हमारी वॉल्स बनती हैं, उनको फिर से ज्वाइंट करते हैं तो क्या बनते हैं? पूरी बिल्डिंग तैयार होती है. तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ब्रिक्स. इसी तरह से लैटिस में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है? यूनिट सेल. एक सिंगल सेल को हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लैटिस पॉइंट. ओके, सो व्हाट इज लैटिस पॉइंट? लैटिस पॉइंट मीन्स जो हमारी यूनिट सेल है उसमें एक पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं, उस लैटिस यूनिट सेल का एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसा पॉइंट जहाँ एक एटम या आयन या कोई भी पार्टिकल्स जिससे वो मिलकर जो लैटिस है फॉर्म हुआ है, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट. ओके, इसे इस तरह से डिफाइन करेंगे. अ लैटिस पॉइंट इज द पोजीशन इन यूनिट सेल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an atom or an ion is highest. मीन्स लैटिस पॉइंट में ऐसा पोजीशन, यूनिट सेल में ऐसा पोजीशन जहाँ किसी भी आयन या एटम की पाए जाने की जो संभावना है सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल कितने टाइप्स की होती हैं? ओके, there are mainly 2 types, simple unit cell and centered unit cell. ओके, अब सेंटर्ड जो यूनिट सेल है इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और
in center. Okay, so first unit cell is simple unit cell or primitive unit cell. Okay, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं. Okay, in simple unit cells atoms are situated in corners. Okay, तो corners पे atoms को arrange कर लेंगे. ओके, तो सिंपल यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं या आयंस या कोई भी पार्टिकल्स वो कहाँ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं. और कॉर्नर्स कितने हैं, टोटल 8 हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, टोटल कॉर्नर्स 8 हैं. और एक कॉर्नर्स पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्ट ही होता है. क्लियर है. इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं. मान लीजिए कोई एक कॉर्नर ले लीजिए. ओके, अब ये मान लीजिए इसका जो एटम है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है. ये इसका ये हाफ पार्ट है एक सिंगल एटम का. ये कितना पार्ट है, हाफ है. और हाफ इसके ऊपर होगा. ओके, तो एक कॉर्नर पे हाफ का 1/4 कंट्रीब्यूशन है. तो पूरे टोटल एटम का कितना हो जाएगा, 1/8. क्लियर. तो एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, कॉर्नर कितने हैं, 8. ओके, और एक कॉर्नर पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/8. ओके, तो टोटल कितना हो गया, 1. मीन्स एक यूनिट सेल में कितने एटम है, 1. रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया, 1. नाउ नेक्स्ट unit cell is face centered unit cell. Okay, in face centered unit cells atoms are situated in corners and face. इसमें इस यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे एटम्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, साथ ही साथ इसके फेस में भी होते हैं. क्लियर है. तो पहले कॉर्नर पे अरेंज कर लेते हैं, फिर फेस पे, फेस के बीचों बीच एक एटम, फिर ओके नीचे वाले फेस पे, फिर इस साइड वाले फेस पे, फिर यहाँ साइड, और एक पीछे की तरफ और एक अपने आगे की तरफ. क्लियर है. तो टोटल जो फेस हैं कितने हैं, 6 हैं. ओके, और एक फेस पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, एक फेस पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, हाफ. मीन्स मान लीजिए हाफ इसके ऊपर है और हाफ इस फेस पे है. तो एक फेस पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2. एक एटम का हाफ पार्ट ही कंट्रीब्यूशन हुआ है. क्लियर है. और कॉर्नर्स पे तो मैंने बता ही दिया है कि कॉर्नर्स पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8. तो यहाँ जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है वहाँ कॉर्नर्स में भी एटम्स होते हैं और साथ ही साथ फेस में भी होते हैं. ओके, तो रैंक ऑफ यूनिट सेल इसके लिए भी निकालेंगे. कॉर्नर के रिस्पेक्ट में कितने हो जाएंगे, कितने कॉर्नर्स हैं, टोटल 8. और एक कॉर्नर्स पे 1/8 पार्ट होता है. तो टोटल कितना हो गया, 1. और फेस के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, एक फेस पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ. और टोटल फेस कितने हैं, 6. तो 6 इंटू हाफ, तो कितना हो गया, 3. क्लियर. तो टोटल रैंक ऑफ यूनिट सेल कितने हो गए, 4. मीन्स एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए, 4. एक यूनिट सेल में टोटल एटम, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल एटम कितने हैं, या रैंक ऑफ यूनिट सेल कितने हैं, 4. क्लियर. Now next unit cell is body centered unit cell, BCC. Okay,
इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स एटम्स आर सिचुएटेड इन कॉर्नर्स एंड बॉडी। ओके, तो कॉर्नर्स पे पहले अरेंज कर लेते हैं। ओके, और एक एटम बॉडी के अंदर बीचों बीच होता है। ओके, तो रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया कॉर्नर के रिस्पेक्ट में? टोटल कॉर्नर 8 इंटू एक कॉर्नर में एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्ट, तो टोटल हो गया 1। ओके, और बॉडी के अंदर एक पूरा एटम है। ओके, तो बॉडी के रिस्पेक्ट में 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो कितना हो गया टोटल 2, मीन्स एटम्स पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने हैं? 2, मीन्स एक यूनिट सेल, एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल एटम कितने हैं? 2, या रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना है? 2। क्लियर है? देन नेक्स्ट यूनिट सेल इज इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, इन इंड सेंटर्ड यूनिट सेल एटम्स आर सिचुएटेड इन कॉर्नर्स एंड ऑपोजिट टू फेसेस। ओके, कोई भी दो अपोजिट फेस ले लेंगे और कॉर्नर्स पे एटम्स अरेंज होते हैं। ओके, तो कॉर्नर्स पे मैंने अरेंज कर दिया है, और कोई भी अपोजिट दो फेस ले, यहाँ भी ले सकते थे। ओके, या अपने आगे साइड या पीछे साइड भी ले सकते थे, मैंने ऊपर और नीचे ले लिया है। ठीक है, तो इसका रैंक ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे कॉर्नर्स के रिस्पेक्ट में। कितना हुआ? टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 8, और एक एटम का एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8, तो टोटल हो गया 1। और अपोजिट दो फेस हैं, और फेस के रिस्पेक्ट में एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ, और हमने फेस कितना लिया है? फेस के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? कितने फेस हैं? 2, एंड एक एटम का कंट्रीब्यूशन एक फेस में हाफ है, तो कितना हो गया टोटल? 1। तो 1 1 प्लस 2 हो गया, मीन्स एटम्स पर यूनिट सेल कितना है? 2, मीन्स एक इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं टोटल? 1, मीन्स रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना है? 2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अभी हमने एटम्स का अरेंजमेंट किया है यूनिट सेल में, उसके अकॉर्डिंग एक हम टेबल बना लेते हैं उसके एटम्स अरेंजमेंट और एटम पर यूनिट सेल का, या रैंक ऑफ यूनिट सेल का। ओके, तो यहाँ यूनिट सेल लिखेंगे, फिर एटम अरेंजमेंट, एटम कैसे अरेंज हुए हैं, और उसका रैंक ऑफ यूनिट सेल। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया था? सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसमें एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओनली एट कॉर्नर्स। ओके, तो कितना हो गया? रैंक ऑफ यूनिट सेल 1 आया था। क्लियर? फिर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कहाँ कहाँ एटम्स अरेंज होते हैं? कॉर्नर्स और फेसेस पे। ओके, तो कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और फेस के रिस्पेक्ट में 3 हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 4, मीन्स रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया? 4। क्लियर? फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1 और बॉडी के रिस्पेक्ट में 1, बॉडी के अंदर होता है एक, तो 1 1 प्लस 2 हो गया। ओके, तो टोटल रैंक ऑफ यूनिट सेल कितने हो गए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए? 2। ओके, फिर इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और कोई भी दो अपोजिट फेस ले लेते हैं। ओके, तो उसके रिस्पेक्ट में भी 1 हो गया, तो 1 1 प्लस 2, मीन्स रैंक ऑफ यूनिट सेल इंड सेंटर यूनिट सेल के लिए कितना हो गया? 2। ओके, अब एक दूसरा एक अलग से हेक्सागोनल यूनिट सेल है। ओके, उसको भी वो भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ मैंने लिखा है हेक्सागोनल। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। हेक्सागोनल जो यूनिट सेल है किस तरह से होता है? इसमें टोटल जो कॉर्नर्स होते हैं एक्चुअली कितने होते हैं? 12 होते हैं। ओके, और एक कॉर्नर पे एक एटम्स का कंट्रीब्यूशन 1/6 पार्ट होता है। क्लियर है? मीन्स हाफ का 1/3 पार्ट होता है। ओके, और हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं,
और साथ ही साथ अपोजिट 2 फेसेस पे होते हैं और 3 एटम्स बॉडी के अंदर होते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका रैंक ऑफ यूनिट सेल हम कैसे निकालेंगे? एक कॉर्नर्स पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है और टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 12 हैं। तो कितना हो गया? 12 × 1/6 इज इक्वल टू 2। और बॉडी की रिस्पेक्ट में बॉडी के अंदर है चूंकि एटम, तो पूरा ले लिया जाएगा। ओके, तो 3 × 1 तो 3 हो गया। और अपोजिट 2 फेस लिया है, फेस के रिस्पेक्ट में एक एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। क्लियर है? तो 2 फेस हैं तो 2 × हाफ इज इक्वल टू 1। अब टोटल कर देंगे 2 + 3 + 1 तो टोटल 6 मीन्स हेक्सागोनल यूनिट सेल में रैंक ऑफ यूनिट सेल या एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है? 6। ओके, क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अरेंजमेंट ऑफ एटम किस तरह से होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू यूनिट सेल पैरामीटर्स ये पढ़ेंगे। थैंक यू।